अचानक मौसम ने अपना ऐसा रुख मोड़ा कि ठंड के मौसम में ये तूफानी हवा से पूरे चंदन नगर गांव वालों का हाल से बेहाल हुए जा रहा था। जहां सारा गांव इस जानलेवा ठंड से बचने के लिए महंगे स्वेटर, शॉल, कंबल ओढ़े अपने घरों में थे, वहीं उसी गांव में गरीब मेनका अपनी 5 बहुओं के साथ फटे कपड़े पहने अपने छोटे से मिट्टी के बने टूटे फूटे घर में बैठी कांप रही थी। ये ठंड, बाप रे बाप, ये ठंड तो पूरे गांव वालों की जान लेकर रहेगी। जानवी बहू, दरवाजा खिड़की बंद कर दे, बाहर से तो कैसे बौछार आ रही है हवा की। माँ जी, मैंने कितनी बार दरवाजा खिड़की बंद करे हैं, पर बाहर हवा का दबाव इतना ज्यादा है कि अपने घर के कच्चे दरवाजे खिड़कियां बार बार खुलती जा रही हैं। छोटा घर होने की वजह से बाहर खराब हुए मौसम की सारी हवा मेनका के घर के अंदर आ रही थी। कहने को तो दोपहर का समय था, पर इस समय को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे सवेरे के 6 बज रहे हों। मेनका और उसकी बहुएं जानवी, रिया, दिया, कोमल, पायल, ये सब बेतहाशा कांपे जा रहे थे। उन 5 के पास ठंड से बचने के लिए न कोई स्वेटर, न कोई शॉल। पति आते ही होंगे, हम उनके लिए खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। कैसे बनाए खाना? इस हवा में तो बाहर चूल्हे पर आग ही नहीं लगेगी। पता नहीं कब तक ही मौसम बना रहेगा। एक काम करते हैं, हम अपना मिट्टी का चूल्हा घर के अंदर ले आते हैं और यहीं घर में खाना बनाते हैं। जानवी, रिया, दिया कांपते हुए बाहर आते हैं और अपने आंगन में लगे मिट्टी के चूल्हे को घर के अंदर ले आते हैं और वहीं लकड़ियां जलाकर घर में खाना बनाने लगते हैं। आग की गर्मी से सबको ठंड थोड़ी कम लग रही थी। चलो, इस आग की वजह से ठंड तो कम लग रही है हमें। पता नहीं मेरे बच्चों का इस ठंड में क्या हाल हो रहा होगा। थोड़े समय बाद मेनका के 5 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, राहुल ठंड में कांपते शरीर के साथ घर आते हैं। अरे बाप रे, ठंड, ये ठंड, ओहो, ये ठंड तो कैसे कहर ढा रही है। ऐसे कड़ाके की ठंड तो पूरे 20 सालों में कभी नहीं पड़ी। आ गए बच्चों, तुम आ जाओ, तुम 5 भी आग में हाथ सेक लो। मेनका चंदन नगर गांव में अपने मिट्टी के बने छोटे से घर में अपने 5 बेटे और 5 बहुओं के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। गर्मी के मौसम में तो मेनका और उसके परिवार को कोई परेशानी नहीं होती थी, पर बारिश और ठंड इनके लिए जानलेवा मौसम थे। रमेश और उसके भाई उसी गांव के एक कारखाने में छोटी मोटी मजदूरी करते थे। उनकी आमदनी भी बहुत कम थी, जिसके चलते उनके परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। थोड़े समय बाद सब खाना खा लेते हैं। जी, आप किसी सुतार को बुलाकर घर के दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत करवा दीजिए ना। दरवाजा खिड़कियां कितने टूट चुके हैं। हाँ बच्चों, और हमारा ये घर भी कितना कमजोर हो चुका है। तुम 5 मिलकर अपने इस घर की भी मरम्मत करवा लो। माँ, इस समय तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। सारा दिन काम करने के बाद हम 5 भाइयों को केवल 100 रुपए ही मिलते हैं। अब 500 रुपए रोज में घर का खर्चा चलाएं, बिजली का बिल चुकाएं या घर की मरम्मत करवाएं हम। जी, आप कोई दूसरी जगह काम कीजिए ना, जहाँ मजदूरी ज्यादा मिल सके। दिया, अपना यह गांव बहुत छोटा है, यहाँ काम मिलना बहुत मुश्किल है। 5 भाई अपने काम पर चले जाते हैं। पता नहीं कब मेरे बच्चों के जीवन से ये गरीबी दूर होगी। ना रहने को अच्छा घर रहा, ना ठंड से बचने को कोई कपड़ा रहा। पता नहीं कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। मेनका और उसके परिवार वालों को गरीबी ने अपने चपेटे में कुछ ज्यादा ही ले रखा था। रात का समय, अब सोने वाले 11 लोग थे और ठंड में ओढ़ने के लिए केवल एक फटी रजाई थी। रिया, दिया, हम ये रजाई माँ जी को दे देते हैं। माँ जी बुजुर्ग हैं, अगर वो रात भर ठंड में खुले में सोएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ जी, आप ये रजाई ओढ़ लीजिए। सब एक चटाई पर अपने छोटे से घर में लेट जाते हैं। इस गरीबी की वजह से मेरे 5 बेटों को अपने अरमानों को कितना झेलना पड़ रहा है। 5 को एक साथ सोना पड़ रहा है। भगवान जी, मेरे बच्चों की खुशी की खातिर हमारी गरीबी दूर कर दीजिए। जानवी, आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हम तो माँ के पास सो जाएंगे, पर मेरे छोटे भाई और उनकी पत्नियां, वो बेचारी कब तक ऐसे ही सबके साथ सोते रहेंगे? क्या उनके कुछ अरमान नहीं होंगे? क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि उनका भी एक अलग अलग कमरा हो? जी, अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास इस छोटे से घर के सिवा कुछ नहीं है। घर के आगे पीछे इतनी अपनी जगह खाली पड़ी है,
पर वहाँ घर बनाने को पैसे ही नहीं है। सब एक दूसरे की फिक्र करके सो जाते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जानवी, रिया, दिया तीनों जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। रिया, दिया, मैं सोच रही थी अगर हम अपने घर को तोड़कर वहाँ लकड़ियों से घर बनाए तो लकड़ी से तो हम बहुत बड़ा घर और कई सारे कमरे बना सकते हैं। अरे हाँ जेठानी जी, लकड़ियों का घर बनाने में तो हमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। इस जंगल में तो कितने लंबे लंबे पेड़ और लंबे बम्बू लगे हुए हैं। हम इन्हें तोड़कर घर ले आते हैं और इनसे अपना बड़ा सा घर बनाते हैं। तीनों मिलकर बड़े बड़े पेड़ के तल और बम्बू तोड़ने लगते हैं। शाम तक वो तीनों कहीं सारे पेड़ के तल तोड़ देते हैं। चलो, इतनी लकड़ियां तो तोड़ ली हमने। अब घर जाकर कोमल पाए और हमारे पतियों को ये बात बताते हैं और उन्हें यहाँ लेकर आते हैं। तीनों ठंड में कांपते हुए घर आते हैं और अपने पतियों और सबको लकड़ी के बने घर के बारे में बताते हैं। वाह जानवी, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है ठंड से बचने के लिए। लकड़ी का घर बेस्ट रहेगा। चलो हम सब मिलकर जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं। अजीत, राहुल, तुम दोनों एक बड़ा एक्सा ब्लेड, फेविकॉल और कई सारी कीलें लेकर आओ। हम आज से ही लकड़ियों का घर बनाना शुरू करते हैं। रमेश और बाकी सब जंगल में आते हैं और वहां से एक एक करके कई सारी बड़ी बड़ी मोटी लकड़ियां, लंबे लंबे बांस तोड़कर घर ले आते हैं और अपने घर को तोड़कर लकड़ियां काटकर गड्ढे खोदकर वहां लकड़ियों से घर बनाने लगते हैं। करीब 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मेनका और उसके परिवार वाले अपनी उस जगह पर बड़ा सा शानदार लकड़ियों का घर बना लेते हैं, जो दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। उस घर में 5 छोटे कमरे, एक बड़ा हॉल और 2 टॉयलेट बाथरूम थे। उस घर की छत भी लकड़ी की थी। तभी सब उसमें रहने लगते हैं। आस पड़ोस वाले गांव वाले मेनका के उस लकड़ी के बड़े से घर को देखकर दंग रह जाते हैं। एक रात सब हॉल में बैठे आग में हाथ सेक रहे थे। बहू, तुम्हारे जुगाड़ और मेहनत से आज हमारा इतना बड़ा लकड़ी का घर बन गया और मेरे 5 बच्चों को अपने अपने कमरे मिल गए। सही कहा माँ। जानवी, ये सब तुम 5 की ही मेहनत और दिमाग से मुमकिन हो पाया है। बस अब किसी तरह हमें भी कोई अच्छा काम मिल जाए। जेठानी जी, बचपन से मैं माँ के साथ बोरी और प्लास्टिक के कपड़े से चटाई बनाती थी। क्यों ना हम भी बोरी और प्लास्टिक से स्वेटर, चटाइयाँ बनाए। ठंड से बचने के लिए वो हमारे काम आएंगे। जेठानी जी, माँ जी, मुझे पिन्नी और प्लास्टिक से चटाइयाँ बहुत अच्छे से बनानी आती हैं। मुझे बोरियों के स्वेटर बनाने आते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। तो हम 5 मिलकर कपड़े, चटाई और स्वेटर बनाते हैं ताकि हम सब ठंड से बच जाएंगे। अगले दिन 5 गांव में आकर बोरियां, प्लास्टिक सब सामान जमा करते हैं। जानवी, रिया अनाज की बोरियों को फाड़कर उन्हें पुराने कपड़ों के साथ सीकर बोरियों से स्वेटर बनाने लगते हैं और दिया, कोमल बोरियां, पन्नियों से चटाइयां बनाने लगती हैं और पायल, मेनका घर के अंदर लकड़ियों की दीवारों पर मोटी मोटी पन्नियां चिपकाने लगती है, जिसकी वजह से घर के अंदर ठंडी हवा नहीं आती है और अंदर से वो घर गर्म रहता है। करीब 4 से 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सब मिलकर चटाई, स्वेटर, कपड़े वगैरह बना लेते हैं। एक दिन सवेरे रमेश और उसके भाई बोरियों, कपड़ों से बने स्वेटर पहनते हैं। अरे वाह, इस स्वेटर में तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। जी सुनिए, मैं सोच रही थी कि अगर हम सब मिलकर लकड़ियों की कुर्सियाँ, टेबल वगैरह बनाकर बेचे तो हमें तो लकड़ी की हर चीज बनानी आती है। वैसे उपाय बुरा नहीं है। आजकल तो लकड़ियों के सामान कितने बिकते हैं। हम एक काम करते हैं, लकड़ी काटने की एक मशीन और कुछ सामान खरीद लेते हैं और उनसे लकड़ी को काटकर उनकी कुर्सियां, टेबल बनाकर बेचते हैं। हाँ भाई, वैसे भी 100 रुपए रोज से हम कब तक उस कारखाने में मजदूरी करते रहेंगे। ये कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। हम सब यही करते हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम सब इतनी महंगी मशीन और बाकी सामान कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। माँ जी, हम कर्ज ले लेंगे, बाद में पैसे आए तो चुका देंगे। तभी रमेश, सुरेश उसी गांव के एक सेठ से कर्ज लेकर लकड़ी काटने की एक मशीन और कई सारा सामान लेकर आते हैं और जंगल से लकड़ियां लाकर अपने घर के बाहर लकड़ियों को काटकर उनकी टेबल, कुर्सियां बनाते हैं। और इधर जानवी, रिया, दिया उनसे स्वेटर, कंबल, ब्लैंकेट बनाकर बेचने लगे। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। मेनका के बच्चे, बहू सब मिलकर रात दिन मेहनत करके खूब पैसा कमाने लगे और अपनी गरीबी दूर करने लगे। कुछ ही महीनों में रमेश और उसके भाइयों का यह कारोबार गांव में पूरी तरह से जम चुका था। एक दिन